हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद वहां पर आए हुए जितने भी सीट के लोग होते हैं वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं दिखाते, जिसे देखने के बाद जो हमारे पैट्रिक को काफी ज्यादा खुश हो जाते और कहते हैं कि जूनियर ब्रदर तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया। और जो शॉर्ट पिक मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ, ये सब कह रहे होते कि तभी जो लेडी पिक मास्टर होती है उसे एक जोरदार तमाचा मारती है। उसे मारता हुआ देखकर जो शॉर्ट पिक मास्टर होते हैं उससे कहते हैं कि जूनियर सिस्टर आखिर तुम मुझे क्यों मार रही हो। ये सुनने के बाद जो लेडी पिक मास्टर होती है उससे कहती है कि क्या ये दर्द कर रहा है। ये सुनने के बाद उसे कहते हैं कि तुमने मुझे इतने जोर से मारा है तो मुझे दर्द करेगा है ना। ये सुनने के बाद उसे कहती है कि दर्द कर रहा है, इसका ये मतलब है कि तुम सपना नहीं देख रहे हो। और जो मूविंग माउंटेन सेट के जो पैट्रिक होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते कहते हैं कि जो हमारी वेस्टलैंड है वो जीत चुकी है। मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि इसने अकेले उन सारे लोगों को खत्म कर दिया। इतना कहने के बाद वहां पर के जितने भी मूविंग माउंटेन सेट के लोग होते हैं घुटनों पर बैठते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की जय जयकार करने लगते और कहते हैं कि माइटी हेवनली मोनार्की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उन लोगों को हरा दिया। और हमें जू फैमिली के यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है और अपने मन में कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि ये सच में वेस्टलैंड है या फिर हम किसी गलत जगह पर आए हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये जो ए नाम का आदमी वो सिर्फ अपनी मौत को ढूंढ रहा है, लेकिन उसने अकेले अपने बलबूते पर जो ईस्टर्न रीजन का सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट फिदर इमोर्टल सेक्ट था उसे हरा दिया। बस उसने इतना ही नहीं किया बल्कि उसने जो बुद्धिस्ट होली लैंड के जितने भी डिसाइपल और उनकी जो फोर्सेस आई थी उन्हें भी अपने कॉफिन के अंदर दफन कर दिया। लेकिन अब उसका जीना काफी ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि उसने दो सबसे ज्यादा पावरफुल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट से पंगा लिया है। लेकिन अगर उसके पास इतनी पावर है कि वो पूरे के पूरे ईस्टर्न रीजन को पूरी तरह से हिला सकता है तो यह हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। तब हमारे जो फैमिली को पता होगा कि आगे हमें क्या करना चाहिए और हम उस मौके का काफी अच्छी तरह से फायदा उठा सकते हैं। इतना कहने के बाद वो मन ही मन में काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जमीन से काफी ज्यादा पावरफुल रोशनी आसमान की तरफ जाते हुए जो सीक्रेट रेलम है उसे खोलने लगती है, जिसे देखने के बाद वहां पर आए हुए जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं उसमें से कुछ कल्टिवेटर्स हैरान होते हैं और कुछ कल्टिवेटर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि जो सीक्रेट रेलम है फाइनली खुलने वाला होता है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उस सीक्रेट रिलम के एंट्रेंस के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अपने मन में कहता है कि फाइनली ये जो सीक्रेट रिलम है वो खुल चुका है। जो मुझे सिस्टम ने मिशन दिया था कि सीक्रेट रिलम के अंदर जाकर चेकिंग करने का वो मिशन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी भी मुझे बाहर से आए हुए लोगों के साथ डील करनी होगी। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हमारे जो वेस्टरलैंड के जितने भी कल्टिवेटर्स है वो इस सीक्रेट रिलम के अंदर जा सकते हैं, लेकिन जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो कभी भी सीक्रेट रिलम के अंदर नहीं जा सकते। जिस बात को सुनने के बाद जो फैमिली का यंग मास्टर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे जो फैमिली को सीक्रेट रिलम के अंदर जाने से रोकने की। तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है कि हमारे जो एंसिस्टर है वो यहाँ पर नहीं, अगर मेरे एंसिस्टर यहाँ पर होते तो तुम्हारा जो सर है वो तुम्हारे दर्द से कब का ही अलग हो चुका होता। लेकिन तभी पीछे से जो फैमिली के एक मेंबर आते हुए उस यंग मास्टर से कहता है कि यंग मास्टर उससे लड़ाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हालांकि वो अभी के लिए एक राइजिंग स्टार है, लेकिन उसने दो सबसे बड़े सेट के साथ पंगा लिया है, वो पहले ही मौत के दरवाजे पर है, इसीलिए हम इस जैसे से लड़ाई नहीं कर सकते जो कि पहले ही मौत के दरवाजे पर खड़ा है। उस आदमी की बात सुनने के बाद जो यंग मास्टर शांत होते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, इस आदमी के अंदर कुछ ज्यादा ही घमंड है और जिसके अंदर जितना ज्यादा घमंड होता है वो उतने ही जिंदगी कम जीता है। इतना कहने के बाद जो फैमिली वहां से जाने लगती है उन्हें जाता हुआ देखकर वहां पर के जो कल्टिवेटर्स है आपस में बातें करने लगते हैं कि जो फैमिली वो भी यहाँ पर से जा रही है। ऐसा लगता है कि वो हमारे एक के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जाते वक्त जो फैमिली का मेंबर होता है चिल्लाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि हम यहाँ से कुछ ले बगैर जा रहे हैं, तुम अभी के लिए तुमने जो ग्लोरी पाई उसका मजा लो, लेकिन बाद में तुम्हें इसके ऊपर पछताना होगा। तब हम सिर्फ पीछे बैठकर तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसका सिर्फ तमाशा देखेंगे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उनके ऊपर ध्यान न देते हुए उन सारे लोगों से कहता है कि चलो सीक्रेट रिलम के अंदर चलते हैं। फिर हमें सीक्रेट रिलम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सीक्रेट रिलम को देखते हुए कहते हैं कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि सीक्रेट रिलम के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो इतना ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि हमने जो तुम्हें चेक इन लोकेशन दी थी उस चेक इन लोकेशन के ऊपर चेक इन कर लिया है, जिसके वजह से तुम्हें रिवॉर्ड दिए जाते हैं। और जो सिस्टम है वह हमारे मेन कैरेक्टर को रिवॉर्ड में हेवनली एम्परर धर्मा बॉडी देता है। ये जो धर्मा बॉडी उसे हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी
ज्यादा और काफी आसानी से समन कर सकता है। अगर तुमने धर्मा बॉडी को समन कर लिया तो तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो काफी तेजी के साथ बढ़ेगी और यहाँ तक कि तुम उस डिवाइन बॉडी का इस्तेमाल करते हुए अपनी डिवाइन एबिलिटीज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जिस रिवॉर्ड को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्या धर्मा बॉडी इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। जो मास्टर जिंग चैंग था वही जिस सीक्रेट रिलम के बाहर हमारे मेन कैरेक्टर ने स्टेकली मोंग को हराया था, वही उसके पास भी एक धर्मा बॉडी थी। उस धर्मा बॉडी को याद करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि उसकी जो धर्मा बॉडी थी वो काफी ज्यादा पावरफुल, काफी ज्यादा ट्रिकी थी। अगर मैंने हेवनली कॉफिन का इस्तेमाल नहीं किया होता तो उसे बैटल में हराना काफी ज्यादा मुश्किल होता। फिर हमें हमारे सेट के लोगों को दिखाया जाता है जो कि सीक्रेट रिलम के अंदर आने के बाद जो जड़ी बूटी है उन्हें देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो चुके होते। फिर हमें हमारे सेट के लीडर को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों के ध्यान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए उन लोगों से कहते हैं कि चारों तरफ फैल जाओ और जितने भी तुम्हें जड़ी बूटियां मिलती है उन सारी जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर लो। जिस बात को सुनने के बाद जो सेट के लोग होते हैं वो पैट्रिक के बात मान जाते हैं और हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मेरी तो यही प्लानिंग थी कि जो सिस्टम ने मुझे मिशन दिया उस मिशन को कंप्लीट करने के बाद इस सीक्रेट रिलम से चला जाओ, लेकिन जो कि तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हो इसलिए मैं भी सीक्रेट रिलम को थोड़ा और एक्सप्लोर करूंगा। फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है वो अपने अपने साइड डिसाइड करती है, उस साइड की तरफ जाने लगती है कि तभी जमीन के नीचे से काफी ज्यादा बड़ा कीड़ा बाहर निकलते हुए हमारे दो सेट के लोगों के ऊपर हमला करते हुए उन्हें जान से मार देता है। जिसे देखने के बाद जो हमारे पैट्रिक है वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि जो सीक्रेट रिलम के जो क्रीचर्स होते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, इसीलिए उनसे थोड़ा बचकर रहना। पैट्रिक ये सब कह रहे होते हैं कि तभी दूसरी तरफ से भी वही कीड़ा बाहर निकल के आता है। जिसे देखने के बाद जो डिसाइपल्स होते हैं चिल्लाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर भी एक है, ऐसा लगता है कि हम चारों ओर से घिर चुके हैं। जिस चीज को देखने के बाद जो पैट्रिक है वो सारे के सारे डिसाइपल्स को अपनी तरफ बुलाते हैं, उन लोगों से कहता है कि सब लोग यहाँ पर आ जाओ। इस सीक्रेट रिलम के अंदर जो गोल्डर को स्टेज है उसके भी डीमन बिस्ट है, हम इस तरह से अपने गार्ड को डाउन नहीं कर सकते। फिर जो होंग होता है वो पैट्रिक से कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा कि तुम काफी आसानी से सीक्रेट रिलम में आते हुए यहाँ पर के रिसोर्सेस पा सकते हो। होंगे सब कह रहा होता है कि तभी आसमान से काफी ज्यादा बड़े बड़े जो एप्स है उनके ऊपर हमला कर देते हैं। जिसे देखने के बाद जो पैट्रिक है वो चिल्लाते हुए अपने लोगों से कहते हैं कि बैटल के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहने के साथ ही जो एप्स होते हैं और जो हमारे सेट के लोग होते हैं उनके बीच में काफी ज्यादा खतरनाक सी बैटल होने लगती है। तभी हमें एक एप को दिखाया जाता है जो कि हमारे डिसाइपल के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ चुका होता है और हमारे डिसाइपल को खाने वाला होता है कि तभी जो बाकी के डिसाइपल्स है उसके ऊपर हमला करते हैं, उसे उस लड़की से दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे डिसाइपल ने किए हुए हमले से उस एप को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और हमें उस एप को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की को खाने वाला होता है कि तभी जो हमारा होंग है अपने फायर का इस्तेमाल करते हुए उस एप को चारों तरफ से घेर लेते और काफी ज्यादा पावरफुल हमले उस एप के ऊपर कर देते और हमारी होंग के एक हमले के साथ जो एप है वो वहीं पर ही खत्म हो जाता है। उस एप का काम तमाम करने के बाद जो होंग उस लड़की के पास आते उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। ये सुनने के बाद वो जो लड़की है वो हमारे होंग से कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सिस्टर होंग। लेकिन तब हमें एक और एप को दिखाया जाता है जो कि सीधा हमारे पैट्रिक के ऊपर हमला कर देता है। जिसे अपने ऊपर हमला करता हुआ देखकर जो हमारे पैट्रिक है वो हमारे होंग से कहता है कि होंग जब तक तुम यहाँ पर हो तब तक मैं चिंता नहीं करूंगा, जो बाकी के डिसाइपल की प्रोटेक्शन है तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ। ये जो एप है इससे मैं निपट लेता हूँ। इन ऐप की जो कल्टीवेशन लेवल है सिर्फ नॉनसेंसुअल लेवल पर है, लेकिन ये नंबर्स में काफी ज्यादा और साथ ही में काफी ज्यादा फुर्तीले भी, इसीलिए तुम्हें केयरफुल रहना होगा। लेकिन तभी हमें कई सारे एप्स को दिखाया जाता है जो कि हमारे होंग के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे होंग को उनसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, बल्कि वो अपने मन में पैट्रिक से कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में नहीं बल्कि तुम्हारी खुद की चिंता करनी चाहिए। इतना कहने के बाद हम जो होंगे अपने फायर का इस्तेमाल करते हुए अपने पीछे से जितने भी एप्स उसके ऊपर हमला कर रहे होते हैं उनके ऊपर हमला करते हुए उनसे कहता है कि तुम सब लोग अपनी मौत की तरफ आ रहे हो। और हमारे होंग का हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके एक ही हमले के साथ उसके ऊपर जितने भी एप्स हमला कर रहे होते हैं सारे के सारे एप्स वहीं पर ही खत्म हो जाते हैं। जिसे देखने के बाद जो हमारे सेट के डिसाइपल्स है उसके काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं, उससे कहते हैं कि सीनियर सिस्टर आप सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। जिस बात को सुनने के बाद हमारे जो होंगे उनके ऊपर चिल्लाते हैं, उनसे कहते हैं कि क्या तुम चुप हो सकते हो। और साथ ही में वो मन ही मन में हमारे मेन कैरेक्टर को गाली देते हुए कहता है कि
आखिर वो कुत्ता एक कहाँ पर गया। हमारे हॉन्ग के इतना कहने के साथ ही हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उस सीक्रेट रिलम के और भी अंदर आ चुका होता है। अंदर आ जाने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम से कहता है कि सिस्टम, तुमने बताए हुए जो स्पेशल एनर्जी की फ्लक्चुएशन जिस डायरेक्शन में हुई थी, क्या ये वही डायरेक्शन है। जिस बात को सुनने के बाद जो सिस्टम है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि हाँ ये वही डायरेक्शन है। वहां पर नया एक मिशन है और उसके जो रिवॉर्ड्स है, तुमने जो चेक इन में रिवॉर्ड्स पाए थे उससे भी कई गुना ज्यादा है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें सीक्रेट रिलम के डीप एरिया के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक काफी बड़ा पेड़ होता है जिस पेड़ का नाम होता है ग्रेट लव इमोर्टल ट्री। जिसके के ऊपर ये जो सेक्रेट रिलम में उसके जो क्रीचर्स रहते हैं वो होते हैं। उसमें से एक क्रीचर कहता है कि जो ग्रेट लव इमोर्टल फ्रूट है वो फाइनली पकने वाला है। जो हमारा ग्रेट लव सेक्रेट रिलम है कुछ इंसानों को अंदर आने की परमिशन देता है, लेकिन जो इंसान होते हैं वो काफी ज्यादा खुकार और आक्रामक होते हैं। हमें जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन लेते हुए जो मामला है उसे निपटाना होगा। और ये सब जो कह रहा होता है वो स्टोन क्लैन चीफ होता है जो कि फ्यूजन रिलम पर होता है। और उस स्टोन के बाद सुनने के बाद जो बीस्ट चीफ होता है वो उस स्टोन से कहता है कि ऐसा लगता है कि हमें सबसे पहले ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो इमोर्टल फ्रूट है हम उसे आपस में बराबर तरीके से बांटे। और एक बार जब हम इमोर्टल फ्रूट को काफी अच्छी तरह से एंजॉय कर लेंगे तब हमें ग्रेट लव इमोर्टल बॉडी मिलेगी, जिस वजह से हमारा जो पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और जो ह्यूमंस हमारे सीक्रेट रिलम के अंदर आते हैं उन्हें हम चींटी की तरह मसल पाएंगे। उस बीस्ट की ये बात सुनने के बाद जब फीदर क्लैन की चीफ होती है वो कहती है कि बस मामला इतना है कि जो इमोर्टल फ्रूट है उसे एक सफेद कलर के चूहे ने खा लिया है, जिस वजह से हम अभी के लिए उस फ्रूट को नहीं खा सकते। लेकिन एक बार जब ये चूहा पूरी तरह से उस फ्रूट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा तब हम इस चूहे को आपस में बराबर बांट लेंगे। फिदर के बात सुनने के बाद जो स्केल क्लैन का चीफ होता है वो कहता है कि ये सब इसके वजह से हुआ है कि जो फ्रूट है वो अचानक से पकने लगा, जिस वजह से हमें रिएक्ट करने के लिए ज्यादा समय नहीं मिला। स्केल की ये बात सुनने के बाद जो हॉन्ग क्लैन का चीफ होता है वो कहता है कि हमारे पास किसी भी तरह का रास्ता नहीं है, जब तक इस इमोर्टल फ्रूट को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर लेता तब तक हम इसके ऊपर हमला नहीं कर सकते। अगर हमने इसके ऊपर हमला कर दिया तो ये जो इमोर्टल ट्री है वो खुद ही हमारे ऊपर हमला कर देगा और हमें अपना दुश्मन मान लेगा, जिसके वजह से हम अभी के लिए इसके ऊपर हमला नहीं कर सकते। हॉर्न की ये बात सुनने के बाद जो ऊंट क्लैन का चीफ होता है वो कहता है कि हम बस इमोर्टल फ्रूट को उसके अंदर पूरी तरह से डाइजेस्ट होने का इंतजार कर सकते हैं। एक बार जब इमोर्टल फ्रूट उसके अंदर पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा तब हम उसे पकड़ लेंगे और आपस में बराबरी से बांट लेंगे। ऊंट की ये बात सुनने के बाद जो बीस्ट होता है वो कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि इस नीचे सफेद बालों वाले चूहे को उसने किए हुए ग्लूटोनी के लिए दर्दनाक कीमत चुकानी होगी। लेकिन तभी हमें उस सफेद चूहे को दिखाया जाता है जिसके के आजू बाजू जितना भी ओरा होता है वो धीरे धीरे कर कर कम होता जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो बीस्ट होता है वो कहता है कि जरा उसकी तरफ देखो, जो ओरा है वो कम होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि उसने पूरे के पूरे फ्रूट को डाइजेस्ट कर लिया है। बीस्ट के इतना कहने के साथ ही हमें चूहे को दिखाया जाता है जो कि अपने नींद से जाग जाता है और कहता है कि मुझे काफी ज्यादा अच्छी तरीके से नींद आई। लेकिन जब वो चूहा अपने आसपास देखता है तो उसके गोटे मुंह में आ जाते हैं, क्योंकि जितने भी वहां पर क्लैन के मेंबर्स होते हैं काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से चूहे की तरफ देख रहे होते हैं। और उन लोगों के इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी तरफ देखता हुआ देखो जो चूहा डरते हैं उनसे कहता है कि क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? अगर आपको मुझसे कुछ नहीं चाहिए तो ठीक है, ये जो चूहा है वो सबसे पहले यहाँ से जाएगा। इतना कहने के साथ ये जो चूहा है वो बिजली की रफ्तार से वहां से भाग जाता है। उसे इतना तेजी के साथ भागता हुआ देखकर जो बीस्ट है वो कहता है कि ये चूहा इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है। ऐसा लगता है कि जो इमोर्टल फ्रूट है उसका जो इफेक्ट है वो काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और बीस्ट को इस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर जो ऊंट है वो चूहे के ऊपर हमला करते हुए बीस्ट से कहता है कि इस तरह से चिल्लाओ मत, जल्दी से उसे पकड़ लो नहीं तो वह हमारे हाथों से चला जाएगा। और हमें चूहे को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ वहां से भाग रहा होता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो जो ऊंट है उसका जो हाथ है उसके काफी ज्यादा करीब हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद जो चूहा है काफी ज्यादा डर जाता है और उनसे कहता है कि चलो बैठकर बातें करते हैं, जो कोई भी मामला है उसे हम बैठकर निपटा लेंगे। लेकिन तभी चूहे के सामने एक पोर्टल खुलने लगता है, जिसे देखने के बाद जो चूहा है और भी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि बचाओ, आखिर ये क्या है? चूहे के इतना कहने के साथ ही जो चूहा है उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। लेकिन देखते ही देखते जो चूहा इस पोर्टल के अंदर से बाहर भी निकल आता है। लेकिन बाहर निकलने के बाद उसका जो सर है वो चकरा रहा होता है, जिस वजह से वो कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? अभी भी मैं किस चीज के अंदर गया? आखिर मैं कहाँ पर हूँ? आखिर मैं कौन हूँ?
और चूहे को अभी तक ये पता चला नहीं होता है कि उसके पास वाइट ट्रांसफर की पावर है, यानी कि जो चूहा है वो पोर्टल बनाती है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक काफी आसानी से जा सकता है। और उड़ के हाथों से पकड़े जाने के डर के वजह से जो चूहा है अनजाने में ही से वो अपनी वाइट ट्रांसफर पावर का इस्तेमाल कर लेता है, जिसके वजह से वो जो उड़े उसके चंगुल से काफी आसानी से काफी ज्यादा दूर चला आता है। जो चूहा पोर्टल बनाती है उस उड़ के हमले से बच तो चुका होता है, लेकिन सामने से जो फिदर है वो आते हैं, वे चूहे के ऊपर हमला कर देते। उससे कहती है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस फ्रूट को पूरी तरह से डाइजेस्ट करने के बाद तुम्हें वाइट ट्रांसफर के पावर मिलेगी। अगर हम लोगों ने तुम्हें यहाँ से भागने दिया और तुमने कम्प्लीटली उस फ्रूट को अपने अंदर डाइजेस्ट कर लिया तो तुम एक स्पिरिट बन जाओगे, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक बात होगी। इसीलिए तुम्हें हमारे हाथों से काफी ज्यादा ओबीडियंटली मरना होगा। फिदर के इतना कहने के साथ ही जो फिदर ने चूहे के ऊपर हमला कर दिया होता है वो हमला आकर सीधा चूहे से टकराने लगता है, जिस वजह से जो चूहा है जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि ये मुझे मार डालेंगे। और फिदर के हमले की वजह से जो चूहा है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। फिर जो चूहा है वो कहता है कि मैं किसी और का खाना नहीं बनना चाहता, मैं अपनी जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से और काफी ज्यादा लंबी जीना चाहता हूँ। लेकिन तभी चूहे के पीछे से कोई आते हुए कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। जिस आवाज को सुनने के बाद और जिस बात को सुनने के बाद जो चूहा है काफी ज्यादा डर जाता है और काफी तेजी के साथ पीछे मुड़कर देखता है कि आखिर किसने मुझे ये बात कही। तो हमें चूहे के पीछे स्टोन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी साउंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए चूहे के ऊपर काफी ज्यादा जोरदार तरीके से दहाड़ता है। उस साउंड की वजह से जो चूहा है उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो काफी तेजी के साथ वो जो इमोर्टल ट्री है उसके ऊपर से नीचे गिरने लगता है। उस पेड़ से नीचे गिर जाने के बाद जो चूहा है वो काफी तेजी के साथ आकर जमीन से टकरा जाता है, जिस वजह से उसकी जो हालत है और भी ज्यादा बदतर हो जाती है। फिर हमें उन सारे चिप को दिखाया जाता है जो कि हमारे चूहे की तरफ बढ़ने लगते हैं और बढ़ते हुए जो फिदर है वो हमारे चूहे से कहती है कि एक मरता हुआ चूहा इमोर्टल फ्रूट को अपने पास रखने के लालच रखता है। क्या तुम्हें पता है कि आखिर वो इमोर्टल फ्रूट कितना ज्यादा प्रीशियस है? जैसे कि तुम्हारा स्टेटस है उसके हिसाब से तुम इमोर्टल फ्रूट को दूर से भी देखने की क्वालिफिकेशन नहीं रखते हो। और जो बीस्ट है वो कहता है कि भागो ना भागो, अब क्यों नहीं भाग रहे हो? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इमोर्टल फ्रूट को खाने के बाद तुम्हारे पास ऐसी एबिलिटी आएगी कि तुम हमसे बचकर दूर भाग सकते हो? इतना कहने के बाद जो बीस्ट और जो फिदर है वो हमारे चूहे के सामने उतर जाते। उन्हें देखने के बाद जो चूहा है काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत दिखाते हुए उन दोनों से कहता है कि उस फल के ऊपर तुम्हारा नाम नहीं लिखा था, जिस वजह से मैं उस फल को खा सकता हूँ। और अब तुम उसका इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हो, तुम्हारी वजह से मैं काफी ज्यादा तड़प रहा हूँ। फिर जो स्टोन है वह हमारे चूहे से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि जो ग्रेट लव इमोर्टल ट्री है जो कि पूरे के पूरे सीक्रेट रिलम को सपोर्ट करता है, उसे सिर्फ एक लव इमोर्टल फ्रूट प्रोड्यूस करने के लिए कितने साल लगते हैं? एक इमोर्टल फ्रूट बनाने के लिए जो इमोर्टल ट्री है उसे काउंटलेस ईयर्स लगते हैं। और जो कोई भी उस फ्रूट को खा लेता है तो उसे ग्रेट लव इमोर्टल बॉडी मिलती है, जो कि एक इनविंसिबल फिजिक है, जो कि कुनलुन रिलम के अंदर जो इमोर्टल बॉडी की रैंक होती है उसमें फर्स्ट रैंक पर आता है। हमारा जो क्लैन है 100 से भी ज्यादा जनरेशन से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और फाइनली जो हमारी जो इच्छा थी वो पूरी होने वाली थी। लेकिन कौन जानता था कि जो इमोर्टल फ्रूट है उसके पास सबसे पहले तुम जाओगे और तुम उसे खाओगे। और तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुमने जो पाप किया है उसे पूरी तरह से मिटा देने के लिए तुम्हें अपने आप को मार देना चाहिए और तुमने जिस फ्रूट को खाया है उस फ्रूट को वहीं पर जाने देना चाहिए जिसे कि उसे होना चाहिए था। स्टोन का कहने का साफ साफ ये मतलब है कि जो फ्रूट है उसे सीक्रेट रिलम के अंदर जितने भी क्लैन है उनमें बराबरी से बांट देना चाहिए था, लेकिन तुमने उसे खा लिया, जिस वजह से तुमने काफी बड़ा पाप किया है। इसलिए तुम्हें मारकर जो फ्रूट है उन सारे लोगों में बराबरी से बांट दिया जाएगा। जिस बात को सुनने के बाद जो चूहा काफी ज्यादा डर जाता है, कहता है कि क्या चोरी कर फ्रूट को खाना इतना बड़ा गुनाह है? अभी मुझे क्या करना चाहिए? क्या सच में मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ? क्या इस दुनिया में कोई हीरो है जो कि आकर मुझे यहाँ पर बचा पाए? लेकिन तभी हमें स्टोन को दिखाया जाता है जो कि चूहे को मारने के लिए अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाने लगता है कि तब स्टोन के पीछे से काफी ज्यादा ऑरा महसूस होने लगता है। जिस ऑरा को महसूस करने के बाद जो स्टोन है उसका ध्यान भटक जाता है और कहता है कि आखिर किसका ऑरा है, कौन है पीछे? जल्दी से सामने स्टोन के इतना कहने के साथ ही हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि वहां पर आ जाता है। वहां पर आ जाने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम से कहता है कि सिस्टम, तुमने जो एनर्जी के फ्लक्चुएशन के बारे में मुझे बताया था, क्या वो एनर्जी के फ्लक्चुएशन इस चूहे के बॉडी के अंदर से आ रही थी? जिस बात को सुनने के बाद जो सिस्टम है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि हाँ, इस चूहे ने ना केवल कि उस ग्रेट लव इमोर्टल फ्रूट को खाया है बल्कि उसने इमोर्टल बॉडी को भी फॉर्म किया है।
ये जो इमोर्टल बॉडी है वो अपने अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन पोटेंशियल को पोजेस करके रखती है। अगर तुमने सक्सेसफुली उस चूहे को अपने डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट किया तो तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड दिया जाएगा। इमोर्टल बॉडी के बारे में सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचते हुए अपने मन में कहता है कि इमोर्टल बॉडी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर हमें छोटे से प्यारे से क्यूट से चूहे को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के सामने गिड़गिड़ाते उससे कहता है कि हीरो प्लीज मुझे बचाओ, ये जो बुरे लोग हैं वो मुझे मारकर खाना चाहते हैं। जियो को इस तरह से गिड़गिड़ाता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि ये जो सीन है मुझे जाना पहचाना लग रहा है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं लोगों को बचाकर उन्हें अपना डिसाइपल क्यों बनाता हूँ। क्या मैं किसी तरह का सुपरमैन हूँ? लेकिन ये भी ठीक है क्योंकि जो होंगे वो काफी ज्यादा रेबिलियस है, लेकिन ये जो छोटा सा और मोटा जो ये सफेद चूहा है वो काफी ज्यादा ओबीडियंट लगता है। इसे अपने डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट करने काफी ज्यादा अच्छी बात होगी। लेकिन तब हमें बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इग्नोर करने की, और जो कि तुमने हमें इग्नोर किया है तो तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना ही होगा। लेकिन जहाँ तक हमें पता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर एक बैडस मेन कैरेक्टर है वो काफी आसानी से और अपने एक ही हाथ के साथ जो बीस्ट है उसके वेपन को रोक लेता है और काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से बीस्ट से कहता है कि ये जो चूहा है वो मेरा है, लेकिन अगर तुम चुपचाप से यहाँ से चले जाते हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्श दूंगा। हमारे मेन कैरेक्टर की बात को सुनने के बाद जो स्टोन है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करते हैं। उसे कहता है कि हम लोग फ्यूजन रिलम के परफेक्शन लेवल पर है और तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है कि तुम हमसे इस तरह से बात कर सकते हो। जिस बात को सुनने के बाद जो बीस्ट है वो कहता है कि चलो सब लोग मिलकर इसके ऊपर हमला करते हैं, उसे कुचल देते हैं। उन लोगों की बातें सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उनके तरफ देखने लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सबसे पहले बीस्ट के ऊपर हमला कर देता है और हमारे मेन कैरेक्टर का हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस हमले की वजह से जो बीस्ट है उड़ते हुए काफी ज्यादा दूर चला जाता है, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून भी बाहर निकलने लगता है और वो खांसते हुए कहते हैं कि इस आदमी के जो पंच है उसमें काफी ज्यादा पावर है। लेकिन तभी जो उड़ और जो फिदर है वो दोनों एक साथ मिलते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देते हो। जो फिदर है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि ये इंसान तुम अपनी मौत को ढूंढ रहे हो, और उन दोनों को एक साथ हमला करता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने पैर को जोरदार तरीके से जमीन पर मारते हुए उन लोगों से कहता है कि जो कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो तो फिर ठीक है, मैं आपसे तुम्हारे खिलाफ पोलाइट नहीं रहूंगा, अब मैं भी तुम्हारे साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो आसमान में जाते हुए काफी ज्यादा जोरदार हमला उन लोगों के ऊपर कर देता है। वह हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस हमले के सामने कोई मामूली पर्सन तो नहीं टिक पाता, लेकिन जो कि वो भी पावरफुल है जिसकी वजह से वो अपने सामने एक शील्ड बनाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के हमले को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन फिर भी हमारे मेन कैरेक्टर का हमला उनके ऊपर भारी पड़ रहा होता है, इसीलिए वो सब लोग एक दूसरे की मदद करते उस हमले को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। उन लोगों को एक दूसरे का साथ देता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर उन लोगों से कहता है कि तुम लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हो, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, और अगर तुम लोग एक दूसरे का साथ दे ही रहे हो तो फिर ठीक है, चेकिंग करने के बाद जो सिस्टम ने मुझे रिवॉर्ड दिया था मैं उस रिवॉर्ड का इस्तेमाल करूंगा। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपनी हेवनली एम्परर धर्मा बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और हमारे मेन कैरेक्टर की जो धर्मा बॉडी होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा बड़ी होती है। हमारी मेन कैरेक्टर की इतनी ज़्यादा बड़ी और इतनी ज़्यादा पावरफुल धर्मा बॉडी को देखने के बाद जो क्लैन मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि हम इसके पावर को पहचान नहीं पाए हैं, ये ऐसा आदमी नहीं है जिससे कि हम लड़ पाए, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, अब हमें क्या करना चाहिए। और हमारे मेन कैरेक्टर की धर्मा बॉडी को दूर दूर से देखा जा सकता था, जिस वजह से जो मूविंग माउंटेन सेट का जो पैट्रिक होता है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर की धर्मा बॉडी को देख लेता और कहता है कि ये धर्मा बॉडी तो वो जो मॉन्क था उसने जो इस्तेमाल की थी उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन आखिर इस धर्मा बॉडी को किसने कास्ट किया है? क्या ये मोनार्क ए है? और हमारा होंग भी उस धर्मा बॉडी को देख लेता और धर्मा बॉडी को देखने के बाद वो काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि आखिर ये किसकी धर्मा बॉडी जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल है। हालांकि सेंट्रल रीजन में कई सारे ऐसे पावर हाउसेस होते हैं जो कि धर्मा बॉडी को डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन उनके कंपैरिजन में ये जो धर्मा बॉडी है काफी ज्यादा पावरफुल है। इस धर्मा बॉडी के कंपैरिजन में उनकी जो धर्मा बॉडी वो चींटी के बराबर लगेगी। फिर जो होंगे वो चौंकते हुए कहते हैं कि क्या ये सब वही आदमी कर रहा है, आखिर वो अपने अंदर और कितनी ज्यादा चीजें छुपा कर रख रहा है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उस धर्मा बॉडी का इस्तेमाल करते हुए उन सारे क्लैन मेंबर्स को डराते हुए उनसे
कहता है कि हेवनली एम्परर यहाँ पर है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रेजिस्ट करने की? अब तुम्हारे मरने का समय आ चुका है। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद जो स्टोन होता है वो काफी तेजी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है और अपने बाकी के साथियों से कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब जी जान लगाकर इसके साथ लड़ाई करो। लेकिन स्टोन के सिवा बाकी के कोई भी क्लैन मेंबर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ नहीं बढ़ते, क्योंकि वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर के पावर को देखने के बाद इतने ज्यादा चौंक चुके होते और इतने ज्यादा थर थर कांप रहे होते कि उनकी हिम्मत नहीं हो रही होती अपने जगह से हिलने की। और उन लोगों को साथ न देता हुआ देखकर जो स्टोन है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और उनसे कहता है कि तुम लोग आखिर मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हो? फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर स्टोन से कहता है कि इन सारे बकरियों के बीच में तुम अकेले शेर हो जो कि मेरे ऊपर हमला करने के लिए मेरी तरफ आ चुके हो, लेकिन तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। मैं सिर्फ अपनी एक ही उंगली का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर हो अपनी फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए स्टोन के ऊपर हमला कर देते और जैसा कि हमें पता है कि हमारे मेन कैरेक्टर की जो फिंगर टेक्निक है काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसके वजह से जो स्टोन है वो हमारे मेन कैरेक्टर के हमले के सामने टिक नहीं पाता और धूल बनकर वहां से उड़ जाता है। जिसे देखने के बाद जो बाकी के क्लैन के चीफ होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते और कहते हैं कि काफी ज्यादा डेंजरस है, कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर जो बिस्ट है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि हेवनली मोनार्क हमसे गलती हुई है, हमने पहले आपको पहचाना नहीं। हम लोग लड़ना बंद कर देते क्योंकि अंत तक लड़ना जरूरी नहीं है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल भी रहम न दिखाते हुए उनके ऊपर हमला कर देते और हमारे मेन कैरेक्टर के एक ही हमले के साथ वहां पर जितने भी क्लैन चीफ होते हैं सारे के सारे मारे जाते हैं। उन लोगों को खत्म कर देने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि जो हेवनली धर्म एम्परर बॉडी है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन एक बार इस्तेमाल करने के बाद मेरी 80% पावर कम हो जाती है, जिसके वजह से मुझे फ्यूचर में इस बॉडी को संभल कर इस्तेमाल करना होगा। लेकिन जो कि इन सब लोगों का काम खत्म हो चुका है तो चलो अपना डिसाइपल बना लेती। इतना कहने के बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़कर जहाँ पर चूहा खड़ा होता है वहां पर देखता है तो वहां पर चूहा नहीं होता, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि आखिर आखिर मेरा फ्यूचर डिसाइपल कहाँ पर चला गया? वो चूहा देखने से कितना ज्यादा ऑबिडेंट लग रहा था, लेकिन उसने मेरा एडवांटेज उठा लिया और मुझे यहाँ पर फाइटिंग करने के लिए छोड़ दिया और खुद वो यहाँ से भाग गया। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें हमारे चूहे को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ वहां से भाग रहा होता है और भागते हुए अपने मन में कहता है कि कितना ज्यादा डरावना था वो दो पैरों वाला जानवर, कितना ज्यादा खतरनाक था। उसकी शैडो ने मेरे दिल को लगभग डरा दिया। हालांकि तुम मुझे बचाना चाहते थे लेकिन तुम उन 6 बुरे लोगों से कई गुना ज्यादा खतरनाक हो। लेकिन जरा एक मिनट रुको, वो जो स्टोन ने मेरे ऊपर हमला किया तो उसके हमले के वजह से मुझे जो चोट लगी थी वो चोट बिल्कुल ठीक हो चुकी है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब उस फ्रूट का इफेक्ट हो? अगर अगर ये सब उस फ्रूट की वजह से हुआ है तो ये काफी ज्यादा मैजिकल है। जो ये सब कह रहा होता है कि तभी अचानक से उसे काफी ज्यादा डर लगने लगता है और कहता है कि मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो जो दो पैरों वाला बीच था वो मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे आ रहा है। और जैसा कि चूहे ने कहा होता है बिल्कुल वैसे हमारा जो मेन कैरेक्टर सिस्टम का सहारा लेते हुए जिस डायरेक्शन में चूहा गया होता है उसी डायरेक्शन में काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा होता है। फिर जो सिस्टम है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जो चूहा है वो इसी डायरेक्शन में गया है, अगर तुम इतनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ते रहे तो तुम जल्दी उस चूहे को पकड़ लोगे। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर कहता है कि जो चूहा है काफी तेजी के साथ भाग सकता है, ऐसा लगता है कि वो सब उसके फ्रूट के खाने के वजह से हुआ है, जिसके वजह से उसकी जो इमोर्टल बॉडी है वो एक्टिवेट हो चुकी है। अगर मेरे पास मेरा सिस्टम नहीं होता तो जो चूहा है वो मेरे हाथों से कब का ही भाग चुका होता। अगली बार जब मुझे वो चूहा मिलेगा तो मैं इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ूंगा। और हमें चूहे को दिखाया जाता है जिसको भी एहसास हो जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर उसके और भी ज्यादा करीब आता जा रहा है, जिस बात से वो काफी ज्यादा डर चुका होता है। वो अपने मन में कहता है कि सब खत्म हो गए, एक करीब और भी ज्यादा करीब आ रहा है। आखिर ये दो पैरों वाला जानवर कैसे जानता है कि इतने बड़े जंगल में मैं कहाँ पर छिपा हूँ? फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर ने चूहे को पकड़ लिया होता है और हमारे मेन कैरेक्टर को अपने सामने देखने के बाद जो चूहा है उतना ज्यादा डर चुका होता है कि वो पूरा सदमे में जा चुका होता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर अपनी एनर्जी से एक हाथ बनाते हुए चूहे को पकड़ लेता है। हमारे मेन कैरेक्टर को अपने आप को पकड़ता हुआ देखकर जो चूहा है झटपटाने लगता है। हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा गुस्से में चूहे से कहता है कि क्या तुमने मुझसे ये नहीं कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे, तो फिर आखिर तुम भाग क्यों रहे हो? जिस बात को सुनने के बाद जो चूहा डरते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जो मास्टर का ऑरा था वो काफी ज्यादा डरावना था, इसलिए
इसलिए मैं वहां से भाग गया क्योंकि मुझे इस बात से डर लग रहा था कि जो मास्टर है वो भी मुझे खाना चाहते हैं। चूहे के बात सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर चूहे को डराने के लिए चूहे से कहता है कि मैंने कई सारे जानवरों का मीट खाया है लेकिन मैंने कभी भी चूहे का मीट नहीं खाया है। क्या मैं यहाँ पर चूहे का भी मीट ट्राई कर लूं? जिस बात को सुनने के बाद जो चूहे और भी ज्यादा डर जाते हैं और रोते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि चूहे का जो मीट है वो टेस्टी नहीं होता, वो काफी ज्यादा खराब होता है। अगर तुमने चूहे का मीट खा लिया तो तुम हर समय फार्टिंग करते रहोगे। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर चूहे को और भी ज्यादा डराते है, उसे कहता है कि तुम जब जब मुझसे कहते हो कि जो चूहे का मीट है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, तब तब मेरी जो चूहे का मीट खाने की जो क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। आज मैं किसी भी हाल में जो चूहे का मीट है उसे ट्राई जरूर करूंगा। हमारे मेन कैरेक्टर की ये सारी बातें सुनने के बाद जो चूहा इतना ज्यादा डर जाता है कि वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। उसे इस तरह से बेहोश होता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि ये जो चूहा है इसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल बॉडी, द ग्रेट लव इमोर्टल बॉडी है, फिर भी इतने आसानी से डर जाता है। इसमें कोई भी चौंकने वाली बात नहीं है कि इसने जब मुझे लड़ते हुए देखा तो इतना ज्यादा डर गया कि वो वहां से भाग गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर चूहे के गालों को खींचते हुए कहता है कि लेकिन ये काफी ज्यादा क्यूट है, तो फिर ठीक है, मैं इसे एक पालतू चूहे की तरह बड़ा करूंगा। फिर हमें रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर वो खाना पका रहा होता है, लेकिन उसकी जो खुशबू है चूहे तक पहुंच जाती है और उस खुशबू को सूंघते हुए जो चूहा है वो बेहोशी से जाग जाता है और कहता है कि ये खुशबू काफी ज्यादा अच्छी है, क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ? लेकिन जब चूहा अपनी आंखें खोलकर सामने की तरफ देखता है तो सामने की ओर हमारे मेन कैरेक्टर ने एक आग के ऊपर काफी बड़े बर्तन को रखा होता है। जिस बर्तन को देखने के बाद जो चूहा और भी ज्यादा डर जाता है और रोते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि मास्टर मास्टर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर चूहे से कहता है कि यहाँ पर आकर बैठ जाओ और यहाँ से बिल्कुल भी भागना मत, क्योंकि मैं चूहे बिल्ली का खेल नहीं खेलना चाहता और मैं तुम्हें बार बार नहीं पकड़ना चाहता। जिस बात को सुनने के बाद जो चूहा काफी ज्यादा डर जाता है, तभी उसकी नजर हमारे मेन कैरेक्टर ने पकाए हुए मीट के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा चौंक जाता है कि तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसमें से एक मीट का टुकड़ा निकालते हुए चूहे को देने लगता है। उससे कहता है कि जरा तुम्हारी तरफ देखो, तुम कितने ज्यादा डरपोक हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें भूख लगी है, आओ इसे खा लो। जिस बात को सुनने के बाद जो चूहा है वह हमारे मेन कैरेक्टर के पास उस मीट के टुकड़े को लेते हुए उसे काफी ज्यादा चाव से खाने लगता है, क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा पसंद आ जाता है। खाते वक्त जो चूहा है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आखिर किसका मीट है, मैंने पहले कभी इस तरह के डिलीशियस मीट को नहीं खाया है। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चूहे से कहते हैं कि खरगोश का मीट है, जिसे सुनने के बाद जो चूहा है काफी ज्यादा उदास हो जाता और कहता है कि जो खरगोश होते हैं वो काफी ज्यादा क्यूट होते हैं, आखिर हम उसे क्यों खा रहे हैं? जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है उस चूहे को और भी ज्यादा डराते उसे कहता है कि तो फिर ठीक है, तुम खरगोश का मीट मत खाओ, चलो चूहे का मीट खाते हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो चूहा वो काफी ज्यादा डर जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि नहीं नहीं, जो रैबिट का मीट है वही काफी ज्यादा अच्छा है, चूहे के मीट खाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्या मास्टर आप मुझे और भी ज्यादा मीट दे सकते हैं? लेकिन कुछ भी कहो, इस मांगा के अंदर मुझे सबसे ज्यादा जो कैरेक्टर पसंद आए चूहे का ही कैरेक्टर है। चूहे की ये बात सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर चूहे से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें मीट दे सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है, तुम्हें मुझे अपना मास्टर मानना होगा ताकि मैं तुम्हें सिखा पाऊँ। जिस बात को सुनने के बाद जो चूहा काफी ज्यादा चौंक जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या मास्टर आखिर एक चूहा आपका डिसाइपल बनने के वर्दी कैसे हो सकता है? और वैसे भी आपका डिसाइपल बनना का खतरनाक बात नहीं है। चूहे की बात सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चूहे से कहता है कि बकवास की बातें करना बंद करो, मेरा डिसाइपल बनना यानी कि तुम जब चाहे जो चाहे वो खा सकते हो, यहाँ तक कि अगर तुम किसी खतरे में हो तो मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए या फिर तुम्हें बचाने के लिए वहां पर आ जाऊंगा। क्या तुम अपनी जिंदगी में इस तरह का कुछ अच्छा नहीं चाहते? हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद जो चूहा है काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, ये जो चूहा है वो आपका डिसाइपल बनना काफी ज्यादा पसंद करेगा। चूहे की बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो चूहे से कहता है कि तो फिर ठीक है, जल्दी से अपने मास्टर को ग्रीट करो। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के साथ ही जो चूहा है अपने घुटनों पर बैठते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को अपना मास्टर बना लेता है। और हाँ, हमारे चूहे का नाम बाईशाओशी है और जैसे ही जो चूहा है वह हमारे मेन कैरेक्टर का डिसाइपल बन जाता है, वैसे ही जो सिस्टम है उसके एप्टीट्यूड को डिटेक्ट करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को हमारे चूहे के लिए एक दाव स्क्रिप्चर दे देता है और उस रिवॉर्ड को हमारे मेन कैरेक्टर को दे देने के बाद
जो सिस्टम है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैं आशा रखता हूँ जो होस्ट है वो अपने डिसाइपल के साथ अच्छी तरह से मिल जाएंगे, और मैं आपसे विनती करता हूँ कि छोटे से एनिमल का किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल मत करिए। पहले तो हमारा मेन कैरेक्टर उस रिवॉर्ड को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन हमारी सिस्टम के वार्निंग को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चौंकते हुए सिस्टम से कहता है कि आखिर तुम दूसरों के बिजनेस में इस तरह से अपने टांग क्यों अड़ा रहे हो। वैसे भी मैं एक नोबेल कैरेक्टर हूँ, आखिर मैं जैसे घटिया हरकतें कैसे कर सकता हूँ। और हमारे मेन कैरेक्टर को हवा में बातें करता हुआ देखकर जो चूहा है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मास्टर आखिर आप किससे बात कर रहे हैं। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर पॉइंट बदलते हुए चूहे से कहता है कि अब जो कि तुम मेरे डिसाइपल बन चुके हो और मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, जिसके वजह से मुझे तुम्हें अब एक कल्टीवेशन टेक्निक देनी चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें एक कल्टीवेशन टेक्निक दूंगा जिससे कि तुम्हें अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है ताकि तुम मास्टर के अच्छे फाइटर नहीं अच्छे डिसाइपल बन पाओ। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है सिस्टम ने दिए हुए जो दाव स्क्रिप्चर है उसे उस चूहे को सिखा देता है, यानी कि उसके माइंड में ट्रांसफर कर देता है। जिस दाव स्क्रिप्चर टेक्निक को देखने के बाद जो चूहा है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो खुश होते हुए कहते हैं कि जो टेक्निक है वो काफी ज्यादा पावरफुल, काफी ज्यादा प्रोफाउंड लेवल की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर, जो कि आपने मुझे इस टेक्निक के लायक समझा। इतना कहने के बाद जो चूहा है वह हमारे मेन कैरेक्टर को ग्रीट करने लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस चूहे से कहता है कि ये लो चलो अब खाना खाते हैं। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चूहे को कुछ सूप और मीट के टुकड़े दे देता है, जिस बात से जो चूहा है काफी ज्यादा खुश हो जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। और हमारे मेन कैरेक्टर को अपने मास्टर के रूप में पाकर जो चूहा है वो काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है, इसीलिए वो अपने मन में कहता है कि मास्टर सच में कितने ज्यादा अच्छे हैं। एक मास्टर का डिसाइपल बनना यानी कि हेवंस के द्वारा दी गई एक ब्लेसिंग की तरह है, इसीलिए मैं मास्टर ने जो मेरे लिए काइंडनेस दिखाई इसे फ्यूचर में जरूर रिपे करूंगा। लेकिन तभी जो आसमान में उसमें काफी ज्यादा दरारें पड़ने लगती है, जो आसमान है वो टूट कर नीचे गिरने लगता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। आखिर सीक्रेट रिलम का जो आसमान है वो इस तरह से टूट कर क्यों नीचे गिर रहा है। जिस बात को सुनने के बाद जो सिस्टम है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जो ग्रेट लव इमोर्टल ट्रीथ का जो लाइफ स्पैन था यानी कि जो जिंदगी थी वो अंत तक आ चुकी है, जिसके वजह से और ज्यादा दिनों तक ये जो सीक्रेट रिलम है उसे मेंटेन करके नहीं रख सकता, जिसके वजह से जो सीक्रेट रिलम में पूरी तरह से टूट रहा है। इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द इस सीक्रेट रिलम से निकल कर बाहर जाना होगा। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर चूहे से कहते हैं कि जो सीक्रेट रिलम में टूट रहा है हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन हमें चूहे को दिखाया जाता है जो कि रो रहा होता है। उसे रोता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर चूहे से कहता है कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो। जिस बात को सुनने के बाद जो चूहा है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मास्टर मुझे नहीं पता कि आखिर मुझे रोना क्यों आ रहा है, लेकिन मुझे काफी ज्यादा दुख हो रहा है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर जल्दी से वहां पर एक पोर्टल खोलते हुए चूहे से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो लव इमोर्टल बॉडी है वो इस सीक्रेट रिलम से कनेक्टेड है, जिसके वजह से तुम्हें दुख हो रहा है। लेकिन हमें जल्द से जल्द जो सेक्ट के लोग हैं, जो सेक्ट के मास्टर है, उनके पास चलते हुए हमें इस सीक्रेट रिलम को जल्दी छोड़ना होगा, नहीं तो हम ही सीक्रेट रिलम के साथ यहीं पर ही मारे जाएंगे। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर चूहे को लेकर उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें हमारे सेट के लोगों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो भी सीक्रेट रिलम को तोड़ता हुआ देखकर काफी ज्यादा पैनिक कर चुके होते, इसलिए वो कहते कि हमें जल्द से जल्द सीक्रेट रिलम से बाहर निकलना होगा। और जो शॉर्ट पिक का मास्टर होता है वो कहता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर ये सारी चीजें होंगी। और जो सेक्ट मास्टर वो कहते हैं कि आखिर जूनियर ब्रदर ए और उसका जो डिसाइपल है वो कहाँ पर है, क्या हमें उनका आने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहां पर उस पोर्टल से निकल आता है और उसे लीडर से कहता है कि ये जो सीक्रेट रिलम है टूटने वाला है, इसलिए हमें यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए, हमें जल्द से जल्द यहाँ पर से निकलना चाहिए। हमारे मेन कैरेक्टर को वहां पर देखने के बाद जो सेक्ट लीडर है वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि जूनियर ब्रदर तुम आ चुके हो, लेकिन तुम्हारा डिसाइपल कहाँ पर है। और जो शॉर्ट पिक का मास्टर होता है वह हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों में चूहे को देखने के बाद जो उसे कहता है कि लेकिन तुम्हारे हाथ में ये चूहा क्या कर रहा है। उन लोगों की ये बात सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चूहे को उनको दिखाते हुए उनसे कहता है कि इसे मैंने अभी अभी अपना नया डिसाइपल बनाया है। जिस बात को सुनने के बाद वहां पर के जितने भी लोग हैं काफी ज्यादा चौंक जाते और कहते हैं कि क्या एक डिसाइपल। और जो लीडर है वो अपने मन में कहते हैं कि तुम्हारा जो पहला डिसाइपल था, हालांकि उसका जो टेम्पर है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन वो खूबसूरत भी इतना है कि वो ऐसा लगता है कि वो स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा हो। और साथ ही में वो काफी ज्यादा
टैलेंटेड भी है, लेकिन आखिर तुमने एक ऐसे चूहे को अपना डिसाइपल क्यों बना लिया जिसके पास किसी भी तरह की कल्टीवेशन नहीं है। इतना सोचने के बाद जो लीडर है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि लेकिन तुम्हारा दूसरा डिसाइपल कहाँ पर है। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सीक्रेट रिलम से बाहर निकलते हुए उन लोगों से कहता है कि उसके बारे में तुम चिंता मत करो, क्योंकि मुझे सेंस हो रहा है कि वो जो डिसाइपल है वो पहले ही सीक्रेट रिलम से बाहर जा चुका है, इसीलिए हम यहाँ पर से बाहर निकलते और बाहर निकलने के बाद हम उससे मिल जाएंगे। इतना कहने के साथ ही हमें सीक्रेट रिलम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस पोर्टल में से सारे के सारे जो सेट के लोग होते हैं वो बाहर निकल के आते हैं, जिसे देखने के बाद जो दूसरे सेट के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि जो हेवनली मोनार्क है वो फाइनली बाहर आ चुके हैं। हालांकि जो सीक्रेट रिलम था वो काफी ज्यादा डेंजरस था, लेकिन हेवनली मोनार्क एक ही वजह से हम उसके अंदर से काफी ज्यादा प्रीशियस रिसोर्सेज को पा पाए। हमारे मेन कैरेक्टर को वहां पर देखने के बाद जो होंगे वो काफी तेजी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हैं, उसे ग्रीट करता है। होंग को वहां पर देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चूहे को होंग की तरफ फेंकते हुए उसे कहता है कि इसे मैंने अभी अभी अपना डिसाइपल बनाया है, अब से तुम एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलजुल कर रहना और एक दूसरे को सारी चीजें सिखाते रहना, क्या तुम समझ गए। हमारे मेन कैरेक्टर के बात सुनने के बाद जो होंगे वो काफी ज्यादा चौंक जाता और उसे इसके ऊपर विश्वास नहीं हो पा रहा होता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसने एक चूहे को अपना डिसाइपल बना लिया है, जिस वजह से जो हमारा होंगे चूहे को कैच नहीं करता, जिस बात से जो चूहा है काफी तेजी के साथ आकर जमीन पर गिर जाता है। फिर जो होंगे वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या सच में आपने इसे अपना डिसाइपल बनाया, और हमें चूहे को दिखाया जाता है जो कि उस जगह को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और कहता है कि आखिर ये जगह कौन सी है। फिर जो चूहा है उस पोर्टल की तरफ देखते हुए रोने लगता है और रोते हुए कहता है कि मेरा घर चला गया। फिर हमें सीक्रेट रिलम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अंदर रहने वाले जितने भी क्रीचर्स होते हैं उन्हें भी पता चल जाता है कि जो सीक्रेट रिलम है वो टूटने वाला है। सीक्रेट रिलम टूटने के साथ ही वो लोग भी मारे जाएंगे, जिस वजह से वो भी उस सीक्रेट रिलम के अंदर से बाहर आ जाते हैं, यानी कि हमारी असली दुनिया में आ जाते हैं। अंदर से बाहर आ जाने के बाद उनमें से एक क्रीचर कहता है कि ये तो बाहर की दुनिया है, लेकिन यहाँ पर की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो इतनी ज्यादा कम क्यों है। उस क्रीचर की बात सुनने के बाद जो दूसरा वाला क्रीचर है उस क्रीचर से कहता है कि रिकॉर्ड्स के अंदर ये लिखा है कि इस दुनिया के अंदर दो पैरों वाली ह्यूमन बीस्ट रहते हैं। यहाँ पर बहने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो सारे के सारे लोग काफी ज्यादा कमजोर होंगे। जिस बात को सुनने के बाद जो तीसरा गेंडे वाला बीस्ट होता है वो कहता है कि जो कि हम नए एनवायरमेंट में आ चुके हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर रहना सहना सीखना होगा, और एक बार जब हम इसी एनवायरमेंट में पूरी तरह से ढल जाएंगे तब हम इन लोगों के ऊपर हमला करते हुए काफी सारी जगह को कब्जा करते हुए हमारी टेरिटरी को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। गेंडे वाली बीस्ट की बात सुनने के बाद वहां पर एक लेडी बीस्ट होती है जो कि हंसते हुए कहती है कि चलो तो फिर सबसे पहले हम उन इंसानों को अपना गुलाम बना लेते हैं। इतना कहने के साथ ही वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सीक्रेट रिलम के अंदर जाने का जो रास्ता है वो खुला होता है। उन सारे क्रीचर को वहां पर देखने के बाद हमारे जो सेट के पैट्रियर्क है वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि वो एंशिएंट रिलम के क्रीचर से अच्छा नहीं है कि वो एंशिएंट रिलम से बाहर आ चुके हैं, उनकी जो कल्टीवेशन है वो काफी ज्यादा है, हम उनके साथ एक साथ नहीं लड़ सकते। जितना कि मैं देख पा रहा हूँ उनके अंदर 100 से भी ज्यादा डायनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन रिलम के कल्टीवेटर्स है और 12 से भी ज्यादा फ्यूजन रिलम के कल्टीवेटर्स है। काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत की बात है। जिस बात को सुनने के बाद जो शॉर्ट पिक का मास्टर होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या एंशिएंट रिमंड्स। फिर हमें कुछ ज्ञान की बातें बताते हैं कि जो कुंडल रिलम है वहां पर कई सारी ऐसे रेसेस है जो कि मिलजुल कर रहती है, और जो सीक्रेट रिलम का स्टोन टैबलेट के ऊपर लिखे हुए रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये जो सीक्रेट रिलम के अंदर रहने वाले जो क्रीचर्स है वो अलग अलग रीजन, हेवन और माइरिट वर्ल्ड के दुनिया से पैदा हुए हैं। वो कई सालों से सीक्रेट रिलम के अंदर सरवाइव कर पाए, यहाँ तक कि उन्होंने सीक्रेट रिलम के अंदर अपनी कल्टीवेशन भी काफी अच्छी तरीके से और काफी बेहतरीन तरीके से बढ़ाई। अगर ये सारे के सारे एलियन क्रीचर का जो ग्रुप है वो एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे तो उनकी जो पावर है वो ईस्टर्न रीजन की जो टॉप 5 कल्टीवेशन फोर्सेस है उनके बराबर हो जाएगी। जिस बात को सुनने के बाद जो शॉर्ट पिक का मास्टर होता है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि तो फिर हम इसके साथ कैसे लड़ाई कर सकते, क्यों ना हम इनके साथ नेगोशिएशन करें। जिस बात को सुनने के बाद जो सेट के लीडर होते हैं उसे कहते हैं कि मुझे इस बात से डर लग रहा है क्योंकि वो सारे के सारे बार्बरिक क्रीचर्स है, यानी कि वो काफी ज्यादा समझदार क्रीचर्स नहीं है, और इसके अलावा हमने अभी अभी उनका जो घर है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस वजह से ऐसा लगता है कि वो बदला लेने के लिए हमारा जो बैरन स्टेट है यानी कि हमारा जो रीजन है उसके ऊपर हमला कर देंगे। ऐसा लगता है कि हमारा जो रीजन है वो काफी बड़े आपदा का सामना करने वाला है।
जिस बात को सुनने के बाद जो मूविंग माउंटेन सेट के जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते और कहते हैं कि क्या सच में अब हम सारे लोग खत्म होने वाले, अबे हमें क्या करना चाहिए। उन लोगों को इस तरह से डरता हुआ देखकर जो मूविंग माउंटेन सेट का पैट्रियर्क होता है वो उनसे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, हमारे पास हेवनली मोनार्क ए है। अगर हेवनली मोनार्क हमारे साथ खड़े हैं, तो उनसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हेवनली मोनार्क के साथ हम उन्हें काफी अच्छी तरीके से रेजिस्ट कर सकते हैं। जिस बात को सुनने के बाद वहां पर के सारे लोगों के बीच में थोड़ा सा आत्मविश्वास जाग जाता है और कहते हैं कि हाँ, हेवनली मोनार्क काफी ज्यादा पावरफुल है, उनमें से कोई भी माइका लाल नहीं है जो कि हमारे हेवनली मोनार्क ए का सामना कर पाए। उन सारे लोगों की बातें सुनने के बाद जब हम हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हैं तो हमारा मेन कैरेक्टर फुल कॉन्फिडेंस में होता है, जैसे कि वो एक हमले के साथ इन सारे लोगों को खत्म कर सकता है। उसे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस में देखने के बाद जो होंगे उसे भी पता चल जाता है कि इसके चेहरे के ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, इसका यह मतलब है कि काफी आसानी से इन सारे लोगों को हरा सकता है। और इसी के साथ में सिस्टम जो है वह हमारे मेन कैरेक्टर को टास्क देता है कि तुम्हें इन सारे के सारे जानवरों को हराना होगा। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है और सिस्टम से कहता है कि सिस्टम, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? इतने सारे क्रीचर्स के साथ लड़ना ये काफी ज्यादा मुश्किल बात होगी। लेकिन तभी जो सिस्टम है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अगर तुमने सिर्फ उन लोगों को अपने वश में कर लिया तब भी इस मिशन को कंप्लीट माना जाएगा। बस ये सब होस्ट पर निर्भर करता है कि आखिर वो करना क्या चाहता है। फिर हमें एक एलियन क्रीचर को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हैं। उससे कहता है कि अच्छा, तो तुम वही हेवनली मोनार्क ए हो जिसके बारे में सारे लोग बातें कर रहे हैं, क्या तुम इनमें से सबसे ज्यादा अच्छे फाइटर हो? ये सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर बिना किसी इमोशन के उनसे कहता है कि हाँ, वो मैं ही हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर के एटीट्यूड देखने के बाद जो एलियन क्रीचर्स है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहते हैं कि आखिर तुम इस तरह से हमसे कैसे बात कर सकते हो? भले तुम फ्यूजन रिलम के परफेक्शन लेवल पर हो तब भी तुम हम सब लोगों के साथ एक साथ नहीं लड़ सकते। ये सुनने के बाद जो दूसरा एलियन क्रीचर होता है वो कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो सब लोग मिलकर इसके ऊपर हमला कर देते हैं। इतना कहने के साथ ही वो सारे के सारे एलियन क्रीचर्स हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने सामने एक शील्ड बनाते हुए उनके हर एक हमले से बचता जा रहा होता है। और इतने सारे एलियन क्रीचर्स को हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करता हुआ देखकर जो हमारा चूहा है वो काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि जो मास्टर है वो काफी ज्यादा मुसीबत में है। मास्टर ने मुझे कल्टीवेशन सिखाई, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे कल्टीवेशन टेक्निक भी दी और मुझे मीट भी खाने के लिए देते हैं। और जो मास्टर है वो मेरे लिए कितने ज्यादा अच्छे, उन्होंने मुझे कितनी अच्छी तरह से संभाला, इसलिए मैं मास्टर को कभी भी अकेले नहीं रहने दे सकता। इतना कहने के बाद जो चूहा है वह हमारे मेन कैरेक्टर की मदद करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। चूहे को आगे जाता हुआ देखकर जो हंग है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और चूहे से कहता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? लेकिन चूहा हंग की किसी भी बात पर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि मास्टर, मैं आपकी मदद करने के लिए वहां पर आ रहा हूँ। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी हमें उस चूहे को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के शील्ड के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे अपने सामने खड़ा होता हुआ देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर चूहे से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से हट जाओ। लेकिन तभी हमें चूहे को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से उसके जो आंखें वो चमकने लगती है, उसके बॉडी के ऊपर एक अलग सा ही पैटर्न छप कर आ जाता है और साथ ही में उसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लगता है। और हमारे चूहे के पावर को देखने के बाद जो हमारे सेट के लीडर है वो काफी ज्यादा चौंक जाते और कहते हैं कि जो जूनियर ब्रदर का नया डिसाइपल है इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं है। उसका जो ऑरा है उस ऑरा को महसूस करने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम उसकी वर्शिप करना शुरू कर दे। और हमारे चूहे के पावर को देखने के बाद और उसके ऑरा को महसूस करने के बाद जो हमारा होंग है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये चूहा कैसे हो सकता है। लेकिन तभी हमें उन एलियन क्रीचर्स को दिखाया जाता है जो कि हमारे चूहे के अंदर से निकलने वाले ऑरा को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते और कहते हैं कि ये तो ग्रेट लव इमोर्टल ट्री का ऑरा है। और दूसरी जो लेडी क्रीचर होती है वो कहती है कि जो ग्रेट लव इमोर्टल ट्री उन्होंने हमें अभी तक अबैंडन नहीं किया है। उसके इतना कहने के साथ ही वहां पर जितने भी एलियन क्रीचर्स आए होते हैं वो सारे के सारे घुटनों पर बैठते हुए हमारे चूहे को ग्रेट करने लगते और उससे कहते हैं कि ग्रेट लव इमोर्टल ट्री, प्लीज अपने लोगों को गाइड करिए, हमें आगे की राह कैसे चलनी चाहिए आप हमें बताइए। जिस चीज को देखने के बाद जो होंगे वो अपने मन में कहता है कि तो सब कुछ आपने जानबूझकर किया है, आपने पहले से इसके बारे में प्लानिंग कर ली थी, तुम इतने भी ज्यादा सिंपल नहीं हो जितना मैंने सोचा था। और जो कुछ भी हो रहा है उसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि जो ग्रेट लव इमोर्टल फ्रूट है वो ग्रेट लव इमोर्टल ट्री का
एक हिस्सा है जो कि आगे चलकर जो ग्रेट लॉ इमोर्टल ट्री है उसे फिर से बना सकता है। और जब हमारे चूहे ने उस ग्रेट लॉ इमोर्टल फ्रूट को खाया तब जो ग्रेट लॉ इमोर्टल बॉडी थी वो पैदा हो गई। और इसके साथ में जो ग्रेट लॉ इमोर्टल ट्री है उसकी भी कुछ इच्छाएं उसके अंदर पैदा हो गई। लेकिन तभी हमें हमारे प्यारे से बाई को दिखाया जाता है जिसको कि इतने ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से या फिर कुछ अलग कारणों की वजह से उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। जिसे तकलीफ में देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अब जो ग्रेट लॉ इमोर्टल ट्री उसकी जो इच्छा है वो जाग चुकी है, जिसके वजह से जो ग्रेट लॉ इमोर्टल ट्री है वो हमारे बाई के बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जिस चीज का पता लग जाने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो हमारे बाई के लिए काफी ज्यादा परेशान होता है और हमारे बाई से कहता है कि बाई क्या तुम ठीक हो, क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बाई को होश में लाने के लिए बार बार उसे आवाजें लगाने लगता है और हमारे मेन कैरेक्टर की आवाजें सुनते हुए जो बाई वो अपने मन में कहता है कि मास्टर मुझे बुला रहे हैं, मैं इस तरह से सो नहीं सकता। इतना कहने के साथ ही जो बाई है वो अपने होश आवाज में आ जाते हैं। होश आवाज में आ जाने के बाद जो बाई अपने गालों के ऊपर थप्पड़ लगाते हुए कहता है कि तुम्हें सोना नहीं है, तुम्हें सोना नहीं है। पूरी तरह से होश आवाज में आ जाने के बाद जो बाई है वो सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाते हुए उसे कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जगा लिया। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बाई को सहलाते उसे कहता है कि अच्छी बात है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। और बाई को हमारे मेन कैरेक्टर को मास्टर कहता हुआ देखकर वहां पर आए हुए जितनी भी एलियन क्रीचर्स है वो काफी ज्यादा चौंक जाते और कहते हैं कि क्या जो ग्रेट लव इमोर्टल ट्री है उन्होंने एक ह्यूमन का अपना मास्टर मान लिया है। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? आखिर दो पैरों वाला जानवर हमारे ग्रेट लव इमोर्टल ट्री का मास्टर बनने के कैसे लायक है? उन लोगों की बातें सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर के मन में खुरापती आइडिया तो टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए हमारे भाई से कहता है कि भाई मेरी बात सुनो, मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करो। ये सुनने के बाद जो भाई है वो भी मान जाता है। फिर जो भाई वो सारे के सारे एलियन क्रीचर्स का ध्यान अपनी तरफ करते हुए उन एलियन क्रीचर्स से कहता है कि जो सीक्रेट रिलम टूटा है वो हेवन की इच्छा थी, लेकिन तुम लोग घबराओ मत क्योंकि तुम सब लोग मेरे लोग हो, इसलिए मैं तुम्हें इस तरह से कभी भी नहीं छोड़ूंगा। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है आगे आते हुए कहता है कि जो हेवन है उसमें प्रेम पूर्वक जीवन का गुण है, जो कि आप लोगों ने अपना घर खो दिया है तो हमारा जो हमारा जो आंटी सेक्ट है वो आपका नया घर बनने के लिए तैयार है। तुम सब लोग आगे बढ़ो, हम सब लोग मिलकर साथ में रहेंगे। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद जो एलियन क्रीचर है वो कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, हम ह्यूमन टेरिटरी के अंदर अपनी दुम दबा कर कैसे बैठ सकते हैं। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो भाई है वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उनके तरफ देखती है, उनसे कहता है कि क्या तुम मुझसे सवाल कर रहे हो। भाई को इतना ज्यादा गुस्से में देखने के बाद वो जो एलियन क्रीचर है काफी ज्यादा डर जाता है और हमारे भाई से कहते हैं कि नहीं नहीं, आखिर मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहा। जिस बात को सुनने के बाद जो भाई उनसे कहता है कि ये अच्छी बात है, तुम मुझे और मेरे मास्टर को फॉलो करो ताकि तुम जोआंटियन सेक्ट में सेटल हो पाओ। और भाई की ये बात सुनने के बाद जो एलियन क्रीचर्स है वो भी हमारे जोआंटियन सेक्ट में रहने के लिए मान जाते हैं। और इसी के साथ में जो सिस्टम ने हमारे मेन कैरेक्टर को मिशन दिया होता है कि सारे के सारे एलियन क्रीचर्स को अपने वश में करो, जिस मिशन को हमारा मेन कैरेक्टर कंप्लीट कर लेता है। जिस वजह से जो सिस्टम है वह हमारे मेन कैरेक्टर को बधाई देती है, उसे कंपास की तरह कोई तो चीज रिवॉर्ड में दे देता है। जिस रिवॉर्ड को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि फाइनली ये जो मिशन है वो कंप्लीट हो गया। हालांकि ये जो रिवॉर्ड है वो काफी ज्यादा ऑर्डिनरी लगता है, लेकिन अगर मैं किसी स्ट्रॉन्गर अपोनेंट से लड़ता हूँ तो ये जो सिस्टम है वो मुझे उससे भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना देगा, जिस वजह से मुझे कल्टीवेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और साथ ही में मेरे पास मेरे फिंगर टेक्निक है, जिस वजह से मुझे किसी भी डरने की जरूरत नहीं है। जिस वजह से ये जो सिस्टम ने मुझे रिवॉर्ड दिया है वो मेरे किसी भी काम का नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हंग की तरफ देखते हुए कहता है कि लेकिन जो हंग है वो इस रिवॉर्ड को कल्टीवेट करने के लिए काफी ज्यादा सुटेबल है। उसका जो टैलेंट है वो काफी ज्यादा हाई है, जिसके वजह से वो काफी तेजी के साथ अपना लेवल अप कर सकता है। और एक बार जब उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी तो बस मुझे पीछे बैठकर आराम ही करना है, बाकी सब कुछ वो देख लेगा। लेकिन ये जो बच्चा है वो काफी ज्यादा विद्रोही यानी कि काफी ज्यादा रेबेलियस है, जिसके वजह से मुझे उसे काफी अच्छी तरीके से ट्रेन करना होगा। और हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी तरफ इस तरह से देखता हुआ देखकर जो होंगे अपने मन में कहता है कि आखिर ये आदमी मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहा है, क्या उसकी मदद न करने के लिए आने की वजह से वो मुझे ब्लेम कर रहा है। और हमें हमारे सेट के लीडर को दिखाया जाता है जो कि उनके रिचर्स के बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो चुके हैं। तो लोग कहते हैं कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ कि इतने सारे पावरफुल बींग्स मेरा जोआंटियन सेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं।
और जो शॉर्ट पिक का मास्टर होता है वो कहता है कि सेक्ट मास्टर जैसे ही वो लोग हमारे जोंटियन सेक्ट में शामिल हो जाएंगे वैसे हमारा जो जोंटियन सेक्ट है वो ईस्टर्न रीजन के टॉप 10 इमोर्टल सेक्ट में आ जाएगा। और जो लेडी पिक मास्टर वो कहती है कि ये सब एक ही वजह से हुआ है, इसीलिए हम लोगों को उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और उन एलियन क्रीचर्स को जोंटियन सेक्ट में शामिल होता हुआ देखकर जो मूविंग माउंटेन सेक्ट का जो पैट्रिक है वो पूरा सदमे में चला जाता है और कहता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। हालांकि मैं इस बात से काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे बैरन लैंड के अंदर जो आपदा आने वाली थी वो आपदा से बच चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे मूविंग माउंटेन सेट के लिए कुछ भी नहीं बचा है। फिर हमें हमारे भाई को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वहां पर आए हुए सारे के सारे एलियन क्रीचर जो होते हैं उसके बात मान रहे होते हैं, जिस वजह से वो खुश होते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से माइंड टू माइंड बात करते हुए कहता है कि मास्टर मैंने कर दिखाया, ये सारे लोग मेरी बात मानते हैं। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर भाई से कहता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया और इसके अलावा जो ग्रेट रॉ इमोर्टल ट्री का अभी के लिए तुम्हारे ऊपर किसी तरह का इम्पैक्ट महसूस हो रहा है क्या। जिस बात को सुनने के बाद जो हमारा भाई हो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जब से मैं जागा हूँ तब से जो इमोर्टल ट्री उसकी किसी भी तरह की हलचल मुझे महसूस नहीं हो रही है। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भाई से कहता है कि अच्छी बात है, चलो उन सारे लोगों को जोंटियन सेक्ट में लेकर चलते हैं। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें ईस्टर्न रीजन के हमारे फिदर इमोर्टल सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो फिदर इमोर्टल सेट का जो होली सन है जिसके के हमारे मेन कैरेक्टर ने काफी ज्यादा बुरी तरीके से बैंड बजाए होते हैं, एक पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए उसके सेट में आ जाता है। और होली सन की इतनी ज्यादा खराब हालत देखने के बाद वहां पर के जो लोग हैं वो आपस में बातें करने लगते और कहते हैं कि आखिर होली सन को क्या हुआ। जब वो यहाँ से जा रहे थे वो काफी ज्यादा जोश से भरे हुए थे, लेकिन आते वक्त वो इतना ज्यादा खराब हालत में कैसे, आखिर उस ईस्टर्न रीजन में क्या हुआ है। फिर हमें होली सन को दिखाया जाता है जिसकी की हालत अभी भी काफी ज्यादा खराब होती है और थर थर कांप रहा होता है। होली सन की हालत देखने के बाद जो सेट के एल्डर होते हैं वो काफी ज्यादा चिंता करते हैं, होली सन के पास आते उसे कहते कि होली सन आपको क्या होगा, क्या आप ठीक है। उन एल्डर्स को वहां पर देखने के बाद जो होली सन है उन एल्डर्स से कहता है कि मैं मेरे मास्टर से मिलना चाहता हूँ। जिस बात को सुनने के बाद उनमें से एक एल्डर कहता है कि जो वेनेरेबल जुयांग यानी कि आपके जो मास्टर है सेक्लूजन में गए हैं, क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आखिर आपके साथ गए हुए एल्डर यान और बाकी के जो डिसाइपल्स है उनके साथ क्या हुआ। जिस बात को सुनने के बाद जो होली सन उनसे कहता है कि मर गए, सारे के सारे लोग मारे गए। जिस बात को सुनने के बाद जो एल्डर्स है उन्हें काफी बड़ा झटका लग जाता है और जो एल्डर्स है होली सन से कहते हैं कि होली सन हमें बताओ कि आखिर किसने किया, जल्दी से हमें बताओ ताकि हम सेट के अंदर जाते हुए इसके बारे में रिपोर्ट दे पाए। उन एल्डर्स की बात सुनने के बाद हमें होली सन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है और गुस्से में उनसे कहता है कि ये सब जोंटियन सेट का जो एजुनलिन है उसने किया है। फिर इमोर्टल सेट के जो एल्डरिया ने उन्हें बैरन लैंड के एक छोटे से सेट के छोटे से कल्टीवेटर ने मार डाला है। ये बात आग की तरह चारों ओर फैल जाती है और लोगों को इसके ऊपर विश्वास नहीं हो पा रहा होता है कि बैरन लैंड का एक छोटे से सेट का एक छोटा सा कल्टीवेटर एल्डरियन को मार सकता है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें हमारे बुद्धा टेम्पल के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक बूढ़े मोंग को दिखाया जाता है जो कि दूसरे मोंग से कहता है कि जो फिदर इमोर्टल सेक्ट है उन्होंने जोंटियन सेक्ट के खिलाफ एक वॉर डिक्लेयर की है और इस बार हमारा जो सेक्ट है वो फिदर इमोर्टल सेक्ट का साथ देगा ताकि इस दुनिया के अंदर से जो ईविल है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। उस पहले वाले मोंग की ये बात सुनने के बाद जो दूसरा वाला मोंग है वो कहता है कि मैं समझ गया, मैं जल्दी जो चांद कल्टीवेटर्स है उन्हें काफी ज्यादा नंबर्स में ईस्टर्न रीजन के अंदर जो डेमंस है उन्हें खत्म करने के लिए और जो दाव है उसे प्रूव करने के लिए इकट्ठा कर लूंगा। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें हमारे बैरन स्टेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लाउटियन सेक्रेटरी में उसके टूट जाने की वजह से जो स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा मात्रा में वहां पर लीक हो रही है, जिसके वजह से जो बैरन स्टेट है वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी बह रही है। जैसा कि कहा जाता है अगर एक वेल गिरती है तो सब कुछ फलता फूलता है। ये जो बैरन स्टेट था वहां पर के जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो काफी ज्यादा कम थी, जिसके वजह से यहाँ पर के जो कल्टीवेटर्स है वो ज्यादा लेवल अप नहीं कर सकते थे। लेकिन जब से सीक्रेट रिलम के अंदर से जो स्पिरिचुअल एनर्जी लीक हो रही है जिस वजह से यहाँ पर की जो कल्टीवेटर्स है उनकी जो वाइटलिटी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसके वजह से उनकी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा एडवांस ले रही है। यहाँ तक कि यहाँ पर के लोगों ने जिस लेवल के ऊपर जाने के बारे में सोचा भी नहीं था उस लेवल पर भी कई लोग पहुंच चुके हैं।
और इसके अलावा 1000 से भी ज्यादा एलियन क्रीचर जब से जोआनटियान सेक्ट में शामिल हुए तब से जो जोआनटियान सेक्ट की जो स्ट्रेंथ है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि ईस्टर्न रीजन के जो मेजर सेक्ट है उन्होंने जो जोआनटियान सेक्ट के खिलाफ वॉर डिक्लेयर की, उसकी न्यूज जोआनटियान सेक्ट तक भी पहुंच चुकी है, जिसके वजह से जो पूरा का पूरा जोआनटियान सेक्ट है वो काफी बड़े सदमे में है। फिर वहां से सीन चेंज होकर में जोआनटियान सेक्ट के जो मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ग्राउंड है वहां पर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ डिसाइपल्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक डिसाइपल कहता है कि जो फिदर इमोर्टल सेक्ट है वो हमारे ऊपर हमला करने के बारे में सोच रहे, और जो सस्पेंडेड टेम्पल के जो गंजे बूढ़े आदमी है वो हमें ही बुरा ठहरा रहे हैं। उनकी जो इंटेंशन है वो काफी ज्यादा दयनीय है। फिर जो दूसरा डिसाइपल है वो कहता है कि काफी ज्यादा समय हो गया, मैंने सेक्ट मास्टर और जो पिक लॉर्ड है उन्हें नहीं देखा है, आखिर वो कहाँ पर चले गए। ये सुनने के बाद जो तीसरा डिसाइपल है वो कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि वो क्लोज डोर कल्टीवेशन कर रहे। पिक लॉर्ड एक की जो ताकत है वो काफी ज्यादा है, फिर भी वो देखो कितने ज्यादा मेहनत से कल्टीवेट करते हैं। सच में हमारे जोआनटियान सेट के सबसे बड़े फॉर्चून है। फिर वहां से सीन चेंज होकर में हमारे मेन कैरेक्टर के मिस्टी पिक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। आज ये घंटा वो वहां पर बैठकर आराम फरमा रहा होता है। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास बाय आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि मास्टर, आपने जैसा जैसा मुझे चाय बनाने के लिए कहा था मैंने बिल्कुल वैसे ही चाय बनाई है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है कि क्या तुमने चाय बना ली इतनी ज्यादा जल्दी, चलो चलो मुझे जल्दी दो, मुझे उसे पीना है। ये सुनने के बाद जो भाई है वो हमारे मेन कैरेक्टर को वो चाय पीने के लिए दे देता है, और जैसे हमारा मेन कैरेक्टर चाय को पीता है तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ऑसम है, ये काफी ज्यादा टेस्टी है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर भाई से कहता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, इसीलिए मैं तुम्हें इस चाय के 50 कप बनाने की अनुमति देता हूँ और रिवॉर्ड में तुम्हें इसमें से 1 कप मिलेगा। जिस बात को सुनने के बाद जो भाई है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ में जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो हमें बताता है कि आखिर उसके पास ये जो चाय बनाने की रेसिपी है वो कहाँ पर से आई। हमारे मेन कैरेक्टर को ये जो चाय बनाने की रेसिपी है वो हमारे सिस्टम ने दिया होता है, जिससे कि उसने चेक इन टास्क को कंप्लीट करने के बाद उसे रिवॉर्ड में मिली होती है। और हमारे भाई को हमारे मेन कैरेक्टर की इतने ज्यादा चाटता हुआ देखकर हमारा जो होंगे वो मन ही मन में उसके ऊपर गुस्सा करते हुए अपने मन में कहता है कि ये जो चूहा है वो काफी ज्यादा पागल है, वो एक दिन खुद ही बिक जाएगा और फिर भी दूसरों के लिए पैसा गिनता रह जाएगा। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर होंग से कहता है कि होंग, मैंने तुमसे स्पाइसी स्क्विड स्क्यूअर बनाने के लिए कहा था, आखिर वो कहाँ पर है, क्या वो अभी तक तैयार नहीं हुआ है। जरा लिटिल बाई की तरफ देखो, वो कितनी तेजी के साथ मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आए हैं, तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। जिस बात को सुनने के बाद जो हमारा होंगे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मास्टर ये तैयार है, मैं अभी आपके लिए इसे लेकर आता हूँ। इतना कहने के बाद जो होंगे वो हमारे मेन कैरेक्टर के लिए उस जो भी उसने बनाया होता है वो लेकर आ जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर होंग ने जो कुछ भी बनाया होता है उसे खा लेता है। फिर जो हमारा होंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर से उस रेसिपी के अंदर या फिर उस खाने के अंदर कुछ बदलाव करने की जरूरत है या नहीं ये पूछता है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने काफी ज्यादा अच्छा बनाया है, तुम इसी तरह से बनाते रहो। फिर जो होंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि मास्टर, मेरे पास सन कल्टीवेशन करने की क्वालिफिकेशन है, क्या मैं सन कल्टीवेशन करने के लिए जा सकती हूँ। आपका ये जो डिसाइपल है सच में इम्प्रूव करना चाहता है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर होंग से कहता है कि जरा तुम्हारी तरफ देखो, तुम फिर से इम्पेशेंट हो रहे हो, और जो सेक्ट लीडर और जो बाकी के एल्डर्स है वो पहले वहां पर जा चुके हैं, इसीलिए तुम वहां पर नहीं जा सकते। सुनने के बाद जो होंगे वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मास्टर, मैं भी स्ट्रॉन्गर बनना चाहता हूँ ताकि मैं आपको और सेट को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। ये सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होंग से कहता है कि इसकी तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि जो सेक्ट है वो मेरा है और मैं ही सेक्ट हूँ, इसीलिए तुम हमेशा मेरे साइड पर खड़े रहकर मुझे सर्व करो। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद जो होंगे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहते हैं कि धिक्कार है, मुझे लगता है कि तुम डरते हो कि मेरी जो कल्टीवेशन है तुमसे आगे ना निकल जाए। फिर हमें बाई को दिखाया जाता है जो कि हमारे होंग की साइड लेते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मास्टर, जो कि सीनियर ब्रदर होंग इतनी बुरी तरीके से वहां पर जाना चाहता है तो आप उसे जाने दो, उसका काम भी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कर लूंगा। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो हमारे होंग से कहता है कि जो कि तुम्हारा जूनियर ब्रदर तुम्हें कल्टीवेशन करने के लिए छोड़ने के लिए मुझे इस तरह से कह रहा है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें वहां पर जाने की परमिशन दे देता हूँ।
और हाँ, अपने जूनियर ब्रदर का शुक्रिया अदा करना मत भूलना। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगे वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। और साथ ही में वो हमारे भाई का भी शुक्रिया अदा करता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहां से जाने लगता है और जाते वक्त हमारे होंग और हमारे भाई से कहता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ, लेकिन तुम ज्यादा जल्दबाजी में मत खाओ, धीरे धीरे कर और मजा लेते हुए से खाना। फिर हमें हमारे होंग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि बस तुम इंतजार करो, जब मैं सक्लूजन से बाहर आऊंगा तब एजुलियन तुम मेरे सामने अपने सर को झुकाओगे।